अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक बट और हमारा आज का व्लॉग न्यू ग्लोबल कॉरिडोर चाइना टू यूरोप। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो फौरी तौर पे मिल जाया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आप हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो फौरी तौर पर देख सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल हम बात कर रहे थे एक नए कॉरिडोर के ऊपर, एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो चीन से यूरोप तक के लिए था। उसका हमने ए पार्ट आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर एक रास्ता चीन से निकलता है, पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर सऊदीया, मिस्र और फिर आगे यूरोप की तरफ या अफ्रीका की तरफ। आज हम बात करेंगे दूसरे रूट की तरफ, जो रूट बी है हमारा। ये जो दूसरा रूट है, इसका हमने नाम रखा है साइनो यूरो इकोनॉमिक कॉरिडोर। साइनो मीन चाइना, चीन यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर, सीक, SEEC। आप जानते हैं कि इस वक्त जो चीन जा रहे हैं शिप या चीन आ रहे हैं, तो उसके लिए एक लंबा जो रास्ता है वो उन्हें इख्तियार करना पड़ता है। इस हवाले से जब हमने इस चीज को देखा है तो चीन से बहरे हिंद में पहले आते हैं, आबनाए मलाका से होते हुए, और फिर खलीज अदन में, फिर बहरा अहमर में, स्वेज से गुजरते हुए, और फिर ये यूरोप की तरफ जाते हैं। इस तरह इन जहाजों को कम से कम 20,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इसमें 30 से 40 दिन भी लग जाते हैं। बाज़ लोग इसे 35 दिन भी कहते हैं, आप इसे कह लें कि 30 से 40 दिन तकरीबन इसमें लग जाते हैं। इस हवाले से हमारा जो दूसरा हमने जो आज वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ रूट, तो ये एक नया ज़मीनी रास्ता है जिसमें सड़क भी है, जिसमें रेल भी है। ये रास्ता चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और आगे की बल्गारिया या यूनान और आगे के सारा यूरोप। उस रास्ते की निस्बत जो हमने पहले जिक्र किया आपसे, जो समुद्री रास्ता चीन इस्तेमाल कर रहा है अपनी तजारत के लिए यूरोप के साथ, वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर लंबा था। और ये रास्ता जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, ये सिर्फ 8,000 किलोमीटर लंबा है। इसमें सिर्फ 12 से 15 दिन लगेंगे। फासले की अगर हम बात करें तो 60% हम देख रहे हैं कि इसमें फासला कम हो रहा है, और अगर हम बात करें वक्त की तो तकरीबन 50% हमारा वक्त बच रहा है इसमें। लागत की अगर हम बात करें, पहले जो हमारी लागत आती थी 20,000 किलोमीटर सफर तय करना, 30 से 40 दिन लग जाने, तो उसकी निस्बत यहाँ हमारी लागत भी कम आएगी। जैसे हमने पहले जिक्र किया, टाइम तो कम लग ही रहा है। पहले जो समंदर के जरिए कंटेनर जा रहा था, अब जो कंटेनर जाएगा, जो खुश्की के रास्ते जाएगा, तो 40% सस्ता पड़ेगा उससे। वजह यह है, एक तो टाइम कम लग रहा है, दूसरा रेल और सड़क पर इंश्योरेंस कम होती है, चोरी की जो वारदातें हैं वो भी इसमें कम होती हैं, और जाहिर है इसमें वक्त भी कम लगता है। तो सारी चीजों को जब आप सामने इकट्ठा करते हैं तो तकरीबन 40% के करीब आपकी बचत हो जाती है। चीन से जर्मनी अगर एक 40 फुट का जो कंटेनर है वो आजकल $8,000 में जाता है, तो नए रास्ते में इसकी कीमत तकरीबन 4,800 के करीब आ जाए। अगर हम देखें तो इस रूट का बेनिफिट किस किस को होगा, यानी कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और आगे यूरोप, इस रूट का बेनिफिट किन किन ममालिक को हो रहा है। जाहिर है जो ममालिक रास्ते में आ रहे हैं उनको हो रहा है, जो टर्मिनल एंड पे हैं उन दोनों को भी हो रहा है। तो चीन की अगर हम बात करें तो तेल और गैस, इसका रास्ता इसके लिए क्लियर हो जाएगा। अपना मलाका में जो इसे इतनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है, जहां बाज़ औक़ात इस चीज का डर होता है कि कहीं अमेरिका उस रास्ते को चोक कर दे, तो उस हवाले से भी बचत हो जाती है। फिर तेल और गैस का, जैसे मैंने आपको रास्ता कहा, यह भी आसान हो जाएगा इसके लिए।
براہ راست یورپ تک اس کی رسائی آسان ہو جائے گی، اور آبنائی ملاقہ نکل گئی بیچ میں سے، سارا ریڈ سی اس میں سے نکل گیا، سویز نکل گیا اس میں سے، آبنائی مندب بھی اس میں سے نکل گیا. تو یہ جو چوک پوائنٹ ہیں دنیا کے، آپ نے ان تمام کو سرپاس کیا اور ڈائریکٹ درمیان سے نکل گئے. اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، پاکستان کو ٹرانزٹ فیس مل سکتی ہے، گوادر کی بندرگاہ مکمل طور پر فنکشنل ہو سکتی ہے، گوادر کا ایئرپورٹ فنکشنل ہو سکتا ہے، پھر اس طرح انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے. پھر ایران میں بھی یہ ساری بینیفٹس ہیں. یہاں پہ پابندیوں کے بعد تیل اور گیس کی برآمد آسانی سے کی جا سکے گی، چینی سرمایہ کاری یہاں پہ ہو سکے گی، اسی طرح انڈسٹریل ایریاز کا قیام ہو جائے گا یہاں پہ، اور مختلف قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جی اس میں بھی کام ہو سکے گا. ترکی کی اگر ہم بات کریں تو ترکی اس کو بھی ظاہر ہے جس طرح پاکستان، چین، پاکستان اور ایران کو ٹرانزٹ فیس ملے گی، ترکی کو بھی ٹرانزٹ فیس ملنے کا امکان ہے، اس میں بینیفٹ ہو سکتا ہے. یورپ اور ایشیا کے درمیان یہ ایک پل کا کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے چینی سرمایہ کاری بڑھے گی، اور چین تک اس کا مال اور چین سے یہاں تک آنے والا مال جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جائے گا. یورپ کا اس کا بہت بینیفٹ ہوگا، چین سے سستی یہ درآمدات کر سکے گا اور برآمدات بھی کر سکے گا اس کو. اس طرح روس کے علاوہ توانائی کے لیے اسے ایک نیا کوریڈور بھی مل سکتا ہے. اگر ہم دفاعی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں اس کوریڈور کا، جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا سیک کا، تو دفاعی اہمیت کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکی بحری تسلط جو ہے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ملے گا. آج جو ہے امریکہ وہ بحر ہند، خلیج عدن، آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر، ان تمام کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے. نیا زمینی راستہ ان تمام راستوں کو بائی پاس کرے گا اور ڈائریکٹ درمیان سے بائی پاس کر کے گزر جائے گا. پھر یہ جو راستہ ہے پاکستان، ایران، ترکی اور یورپ والا، یہ محفوظ ترین راستہ ہے. اگر امریکہ چین کے ساتھ جنگ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے تو یہ واحد راستہ ہے جو اس صورت میں بھی کارگر رہے گا اور کام کرتا رہے گا. پھر مشترکہ دفاعی منصوبے ہیں ان تمام ممالک کے، ہمیں یہ پہلے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اس صورت میں جب ان کا ایک مکمل ایک کوریڈور ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ منصوبے زیادہ آسانی کے ساتھ بن سکیں گے، جس میں جیسے چین اور پاکستان پہلے JF-17 بنا رہے ہیں، پاکستان اور ترکی مل کر کان بنا رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان اور چین دونوں ترکی کے ساتھ مل کے فردر آگے ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں. مشترکہ ڈرون کی مینوفیکچرنگ پہلے ہو رہی ہے، چائنا کے ونگ لانگ جو ہیں وہ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، ترکی اپنے بیراکٹر لے کے آ سکتا ہے، ایران اپنے شاہد ڈرون جو ہیں وہ تمام کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، اور یہ سب مل کے ایک نئی ٹیکنالوجی کو جنم دے سکتے ہیں. علاقائی اور سائبر سیکورٹی کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو امریکی اور اسرائیلی تسلط جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. پھر بات آتی ہے کہ کیا ڈالر پر کو اثر پڑے گا؟ جی ہاں بالکل پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ فوری طور پہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اس جنگ میں جو اس وقت جاری ہے ایران کے ساتھ، یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے، پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یوان کی بات کی گئی ہے، اور اس کوریڈور کے ذریعے اگلے آنے والے 10 سے 15 سالوں میں پیٹرو ڈالر کو مکمل پیٹرو یوان کے ساتھ جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی کرنسیز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، جس میں لیرا بھی ہے، اس میں ایران کا ریال ہے، پاکستان کے روپیز ہیں، چائنا کا یوان ہے، یورو ہے ادھر سے، اور کیونکہ اس کے ساتھ روس بھی ساتھ ملتا ہوا میں نظر آ رہا ہے تو اس میں روبل جو ہے وہ بھی ساتھ میں انوالو ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی معیشت کو اس کا فائدہ کتنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس تمام خطے میں یورپ جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کی تقریباً 45 کروڑ کے قریب آبادی ہے، ترکی کی 9 کروڑ، ایران کی 9 کروڑ، پاکستان کی 25 کروڑ، اور 1 ارب 40 کروڑ کے قریب جو ہے یہ چین کی آبادی ہے. تو ان تمام کو ملائیں یہ تقریباً 2.5 بلین آبادی بنتی ہے، 2 ارب 50 کروڑ کے قریب یہ آبادی بن جاتی ہے. اور اس تمام خطے کا جس کا ہم نے ذکر کیا اس کوریڈور کا جو ہے یہ ٹوٹل جو GDP بنتا ہے یہ تقریباً 65 ٹریلین یعنی کہ 65 ٹریلین ڈالر کا تقریباً ان کا بنتا ہے، جس میں پاکستان کا حصہ 1.5 ٹریلین ڈالر ہے، پھر ایران کا بھی 1.5 ہے فی الحال، ترکی کا 3.5 ہے، یورپ کا 25، اور جبکہ چین کا 35
ट्रिलियन डॉलर है। इन तमाम को इकट्ठा करें, 65 ट्रिलियन डॉलर ये बनता है, जो दुनिया की जीडीपी का 40% तकरीबन बनता है। तिजारत का हुजम अगर हम देखें तो इन तमाम ममालिक का तिजारत का जो हुजम है ये तकरीबन 700 यूरो बनता है, 700 यूरो के करीब बनता है। चीन और यूरोप का ये चीन और यूरोप का जो आपस में एक सिलसिला कार है, ये तकरीबन 700 यूरो बनता है, और उसमें से 30% जो है वो इस कॉरिडोर के जरिए बड़ी आसानी के साथ सिलसिला बनता है। वो जो 30% ये तकरीबन 200 बिलियन यूरो जो है ये आसानी के साथ तजारत का एक हुजम बनता है। हमने अभी तक जितनी बातें की ये तो इस हवाले से थी कि क्या क्या हो सकता है, ये कॉरिडोर बन गया और उसके बाद क्या होगा। लेकिन ये बनने से पहले इसके साथ कुछ लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। वो कौन से ममालिक हैं जो इसके मुखालिफ हैं? जाहिर है वो 5 अलीफ हैं जी, ये पांच पांच अलीफ हैं। ये देखें, 5 जैसे उंगलियां, इसी तरह 5 अलीफ हैं। पहला इसराइल है, दूसरा अमारात है, तीसरा इंडिया है, चौथा अमेरिका है, और पांचवा छोटा सबसे ये अफगानिस्तान। आपके सामने आज से कुछ अर्सा पहले आईमैक जो है उसका मॉडल रखा गया था, यानी कि इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या था? इंडिया से बहरी सफर करेगा जहाज यूएई तक, यूएई से आगे फिर बर्री सफर शुरू हो जाएगा, जो रेल के जरिए भी और ट्रेन के जरिए भी, और ये आगे जाएगा उर्दन से होता हुआ सऊदिया के जरिए उर्दन, और उर्दन से आगे इसराइल, और इसराइल से फिर यूनान, और यूनान से आगे यूरोप। ये इन्होंने पूरा कॉरिडोर डेवलप किया था। अगर सीख जो है वो हमारा सामने आ जाता है, यानी साइनो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर ये बन जाता है, तो उस सूरत में तो इसका बेचारे का तो बिल्कुल नामो निशान ही खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाता है। इस सूरत में ये तमाम ममालिक बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, इनका किसी भी जगह के ऊपर कोई नाम नहीं आता। और यही वो ममालिक हैं जो किसी ना किसी बहाने इस कॉरिडोर को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि इस कॉरिडोर को रोकने के लिए सेंटर के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। आप गौर करें, एटम का मसला भी हल हो जाएगा, या हल हो गया है, और इसी तरह दूसरे जो मसाइल हैं आपने हुर्मत वाला, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर भी तंग किया जाता रहेगा, और तंग क्यों किया जाता रहेगा? क्योंकि इससे ये बाकी लोग बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, इनका तो काम ही खत्म हो जाएगा। दुबई की बिल्कुल अहमियत नहीं रहेगी, इसराइल बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा, इंडिया बिल्कुल खाना बदोशों वाला काम हो जाएगा, इसे दुनिया से काट के हम एक साइड पे कर देंगे। इस तमाम तनाजर में ये तमाम ममालिक इस कॉरिडोर की मुखालफत में मुनहमिक हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो जो मेरा आइडिया है कि मुस्तकबिल करीब में अगर तो ईरान और ये इसराइल और अमेरिका की ये सुलह हो जाती है और ये काम खत्म हो जाता, तो उस सूरत में मुस्तकबिल करीब में मुझे ये कॉरिडोर तो बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये बनना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और चाइना लाजमी इसके ऊपर काम करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले ये ईसीओ था, ये पहले भी आरसीडी था पहले, उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की था, और अब इसके साथ जैसे मैंने बात की, इससे हम सी के नाम के साथ भी आगे लेके चल सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितनी जल्दी बनता है, कैसे बनता है, और ये कब बनता है। आपके ख्याल में इस कॉरिडोर की क्या मुस्तकबिल है, और ये कब तक बन जाएगा? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि इसी तरह के हम आपके लिए मजीद वीडियोस कौन कौन सी लेके आए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि